नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फिर से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेकर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आज का जो स्पेशल टॉपिक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ये एक्ट इसलिए 1948 में क्योंकि ये 1948 में आया था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ है। तो बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ये आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, तक मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता हूँ। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप इसी चैप्टर के दूसरे भी तमाम वीडियोस या फिर टॉपिक्स भी देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम इस एक्ट के बारे में बात करते हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट। ठीक है, यानी कि जैसा आपने सुना होगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है कोई भी खेती के लिए, ठीक है, कोई भी क्रॉप्स के लिए जो गवर्नमेंट द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। सपोज अगर वीट ले लीजिए तो उसका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो नियर अबाउट एक क्विंटल पर क्विंटल 1800 से 1900 रुपीज है। इससे नीचे कोई भी पर्सन किसान से खरीदेगा नहीं, और ये गवर्नमेंट का प्राइस है जो फिक्स किया हुआ है, इतने रुपए में तो लेना ही लेना है। ठीक है, अगर कोई कोई ज्यादा इससे पैसे देना चाहता है अगर किसान को, तो इट इज वेल एंड गुड। तो वैसा ही कुछ मिनिमम वेजेस एक्ट है। ठीक है, एक एक करके हम बात कर लेते हैं। एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि हम इसके बारे में क्या बात करने वाले हैं। पहले हम थोड़ा सा मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में बात करेंगे, क्या होता है। ठीक है, फिर इसका क्या मकसद है, स्कोप है, क्यों ये लाया गया, फिर क्या क्राइटेरिया है यानी कि मिनिमम वेजेस को फिक्स करने का। ओके, ठीक है, इसमें वेज कमेटी के बारे में देखेंगे हम। ओके, कौन से बेसिस है जिसकी तरफ से, मतलब जिसका यूज करके मिनिमम वेजेस को फिक्स कर दिया जाता है, मींस व्हाट आर द क्राइटेरिया व्हिच आर यूज्ड टू फिक्स द मिनिमम वेजेस। तो सबसे पहले हम मिनिमम वेजेस एक्ट की तरफ चलते हैं। अब आपको मालूम है, क्योंकि ये जो एक्ट है 1948 में आया था, तो ठीक आजादी के एक साल बाद आया था। देखिए, जो भी लॉज, लेबर लॉज ब्रिटिशर्स के टाइम पे थे, जब हमें आजादी नहीं मिली थी, तो उस टाइम पे बहुत जो ये सारे लॉ थे बहुत एक्सप्लॉइटिव नेचर के थे। मतलब जो भी लेबर काम करता था उसको बराबर वेजेस नहीं मिलते थे, लेबर्स को अच्छे से चूस लिया जाता था जो लेबर क्लास थी। ठीक है, तो अब हम एक एक करके बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपने देखा होगा कि मिनिमम वेजेस मतलब उनको सपोर्ट नाम का तो कोई चीज ही नहीं था, मिनिमम वेजेस नाम का कोई वर्ड ही नहीं था डिक्शनरी में ब्रिटिशर्स के। उनका काम था जस्ट लेबर क्लास से पूरा काम करवाना, उनकी ना ही हेल्थ की चिंता करना, ना ही उनके कंफर्ट जोन को देखना कि वो काम कर सकता है नहीं कर सकता। तो टोटली दे वर जस्ट ऑफ एक्सप्लॉइटिव नेचर। तो एक एक करके पढ़ते हैं और उसका मीनिंग भी समझेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 केम इनटू फोर्स इन इंडिया व्हेन इंडिया हैड रिसेंटली गेन्ड इट्स फ्रीडम। लेबर लॉज मेड बाय द ब्रिटिशर्स वर एक्सप्लॉइटिव इन नेचर। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको, ये जो लॉ था 1948, ये इंडिया में कब आया था, 1948 में लेकर आया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, ओके, जिसमें जब मतलब हमारे इंडिया को फ्रीडम मिल गई 1947 में, हमें फ्रीडम मिल गई थी, ठीक उसके एक साल बाद ये हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 आया। और ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो लेबर लॉस थे वो बहुत खतरनाक खतरनाक, मतलब लेबर लॉस तो थे मगर वो उनका कुछ यूज ही नहीं था, मतलब हमारे लेबर क्लास के पर्संस के लिए। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे। वेजेस वर वेरी लो। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको, वेजेस बहुत कम थी। अलग अलग जो कंट्री के हिस्से थे उसमें जो वेजेस थी बहुत कम थी, और मिनिमम वेजेस नाम का कोई वर्ड ही नहीं था उनकी डिक्शनरी में। किसके लिए, जो हमारी लेबर क्लास है जो एकदम पसीना बहाती है, कोई भी सामान को इधर से उधर ढोके लेके जाती है, उनकी जो कंडीशंस थी बहुत खराब थी उनके टाइम पे। ठीक है, तो वेजेस वर वेरी लो एंड डिफरेंट इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। देयर वाज नो सच एज मिनिमम वेजेस, यानी कि मिनिमम वेजेस तो नाम का डिक्शनरी में नाम ही नहीं था उनकी। एंड द टाइम्स वर प्रिटी बैड फॉर स्वेट लेबर। स्वेट लेबर मतलब यहाँ पे जो पसीना बहाने वाले हमारे जो लेबर लोग हैं, उनके लिए कोई फायदेमंद कोई भी चीज नहीं थी। ओके, अब जब ये एक्ट आ जाता है तो तब हमें क्या फायदा होता है, हमें मतलब उस लेबर क्लास पर्सन को, जिसको कहा गया ब्लू कॉलर पीपल। ओके, देखिएगा, इट केम टू ब्रिंग इक्वालिटी एंड जस्टिस टू द ब्लू कॉलर पीपल, यानी कि जो भी हमारे जो परिश्रम करने वाले लोग थे, यानी कि लेबर क्लास लोग थे। जैसे ये लॉ आया मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, मतलब इतना तो वेजेस ठहराया गया है गवर्नमेंट द्वारा, तो उसकी वजह से उनको इक्वालिटी मिली, बराबरी, मतलब जो भी वेजेस मिल रही थी वो बराबर मिल रही थी। अगर कोई एक पर्सन और दूसरे कंपेयर से मतलब पर्सन से कंपेयर किया जाए जो दोनों सेम काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से उनको सैलरी बराबर मिल रही थी। न्याय भी मिला, क्योंकि एक तो उनको फायदा हो गया, उनकी हेल्थ की तरफ ध्यान दिया गया, उनके कंफर्ट की तरफ ध्यान दिया गया, देन उनकी फिजिकल कंडीशन की तरफ भी ध्यान दिया गया। तो ये सारी चीजें उनके हक में चली गई। ओके,
Pay fixing experts were guided by standards recommended by the Fair Wage Committee in the settlement of issues identifying with wage problems in organized industries. देखिए, अब जो कोई भी बॉडी है, सपोज एक बॉडी है, गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट कोई भी काम कराने से पहले क्या करती है, एक कमेटी सेट करती है, उस कमेटी का एक मेंबर होता है और उस कमेटी में मेंबर नहीं, यानी कि उस कमेटी का एक हेड होता है और उस कमेटी में 7-8 या 10-11 लोग, क्या रिटायर्ड जजेस हो गए, बड़े बड़े चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो गया, यानी कि जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं सारे, सबको यानी कि उस कमेटी का मेंबर बना दिया। तो वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर सारी रिपोर्ट तैयार करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है, इश्यूज क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है इंडस्ट्रीज में। तो उन्होंने क्या किया, जो पे फिक्सिंग एक्सपर्ट्स थे, यानी कि साफ साफ यहाँ पे गवर्नमेंट की बात की जा रही है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो किए। किसके किए, जो कौन सी कमेटी द्वारा दिए गए थे, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने खुद बनाई थी एक कमेटी, जिसका हेड कोई एक सुपीरियर जज बना दिया गया होगा, ठीक है। ओके, अब इस कमेटी में कितने 7-8 मेंबर होते हैं जो ये काम करते हैं कि भाई वेज देने में क्या प्रॉब्लम्स थे, यानी कि वेज जो पूरा क्राइटेरिया था कि वेज को कैसे फिक्स किया जाए, कैसे क्या किया जाए, वेज में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, कैसे हम इस इश्यूज का सेटलमेंट करेंगे इंडस्ट्रीज के अंदर। तो उन्होंने पूरी रिपोर्ट यानी कि पेश कर दी गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सेट ऑपरेटिंग यानी कि जो रिपोर्ट है उसे पढ़ा, या फिर बोल सकते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो किए, और ये किसके द्वारा रेकमेंड किए गए थे, फेयर वेज कमेटी द्वारा। और उसमें लिखा क्या था एक्चुअली में, वेजेस देने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या इश्यूज आते हैं, वो सारा का सारा उस पर बयां किया था। उसी बेसिस पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, पे फिक्स कर दी। ओके, आगे बढ़ते हैं। द फेयर वेज कमेटी एक्सप्लेन द कोर ऑफ मिनिमम वेजेस। तो फेयर वेज कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या दिया, उन्होंने मिनिमम वेजेस से रिलेटेड पूरी कोर नॉलेज, अंदर की पूरी नॉलेज उसमें लिख दिया, यानी कि रिपोर्ट में सारा कुछ लिख दिया। ओके, मगर उन्होंने एक चीज नहीं लिखी कि हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे कि मिनिमम एज मींस मिनिमम वेज कितनी दी जानी चाहिए, बट दे डिडंट से हाउ टू इवैल्यूएट द मिनिमम वेज। तो अब आगे बढ़ते हैं। The 15th section of the Indian Labour Conference explained the necessary physical requirements and health maintenance of the laborers। तो जो 15वां सेशन था इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस का, उसमें बताया गया कि कोई भी लेबर क्लास पर्सन, उसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, मतलब उसका एक पर्टिकुलर वेट होना चाहिए, उसके पास इतनी पावर होनी चाहिए, मतलब वो सामान को ढो सके, और उसकी हेल्थ किस हिसाब से होनी चाहिए, जिसमें ये सारी चीजें बताई गई थी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे थोड़ा कि देखिए मिनिमम वेजेस एक्ट बनाने का मकसद क्या है, स्कोप क्या है। साफ साफ ये बता दिया गया है कि हमारी जो लेबर क्लास है उसको इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उनको सारी चीजें वो सही मिलनी चाहिए एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाने के बाद। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, हम एम्प्लॉय की हितों की बात करेंगे, टू सेफ गार्ड द एम्प्लॉय। समझ में आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिव और स्कोप में बताया क्या गया है, ताकि हम एम्प्लॉय की हितों के बारे में बात करेंगे, ताकि उसके पास क्या होनी चाहिए, टू सेफगार्ड दैट द एम्प्लॉय हैज अ बेसिक फिजिकल नेसेसिटी, प्रॉपर हेल्थ एंड कंफर्ट। यानी कि एम्प्लॉय के पास अगर ये काम करना है तो उसके पास पहले उसकी फिजिक होनी चाहिए, उसका बॉडी वेट होना चाहिए, उसके पास इतनी पावर होनी चाहिए, उसके पास प्रॉपर हेल्थ होनी चाहिए, और वो कंफर्ट जोन में भी होना चाहिए, वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। ठीक है, दूसरे अगर बात करेंगे, अब इस मिनिमम वेजेस एक्ट का एक और मकसद क्या हो जाता है कि उसको जो वेज मिलने वाली है, यानी कि जो तनख्वाह मिलने वाली है, वो सही मायने में अच्छी हो, एकदम कम भी ना हो और इतनी भी ज्यादा ना हो। अगर ज्यादा मिल रही तो बहुत अच्छी बात है। तो मिनिमम वेजेस एक्ट में ये तो बता दिया गया था, इंश्योर कर दिया गया था कि इतना तो उनको वेजेस या तनख्वाह मिलनी चाहिए। और दूसरी चीज अगर हम बात करेंगे, टू इंश्योर दैट द लेबर लिव्स अ डिसेंट लाइफ। ये जरूर ये लॉ एक्ट मतलब एक्ट आने की वजह से ये जरूर चीजें इंश्योर हो जाती हैं कि जो लेबर होगा वो एक अच्छी जिंदगी जिएगा, एंड उसका भी नाम होगा सोसाइटी के अंदर, आदर नाम होगा, मतलब आदरणीय नाम होगा। मतलब कोई भी अगर जानेगा तो हाँ भाई चलिए कंपनी में काम करता है, इसकी इतनी तनख्वाह तो है ही किसी भी कंपनी में, ठीक है, एंड हैव अ रेस्पेक्टेबल नेम इन सोसाइटी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, व्हाट आर द क्राइटेरियाज फॉर फिक्सिंग मिनिमम वेजेस। आपको मालूम है कि जो वेजेस दी जाती है कंपनी में, ठीक है, अगर क्या बोलते हैं, जो भी वेजेस दी जाती हैं यानी कि फिक्स की जाती है, उसका एक क्राइटेरिया होता है कि उसको आवरली बेसिस पे वेजेस मिलेगी, क्या उसको मतलब सपोज उसने एक कंपोनेंट पे काम किया, मतलब 2 कंपोनेंट पे काम किया, यानी कि पीसेस बेसिस पे, एक होता है पीस वेज सिस्टम, एक होता है टाइम वेज सिस्टम। ठीक है, एक आवरली बेसिस पे उसे तनख्वाह मिलेगी, या फिर उसे काम करने के हिसाब से मिलेगी तनख्वाह, या फिर ओवर टाइम के हिसाब से मिलेगी। तो ये कौन ठहराती है, वहां की गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट लोकल हो सकती है, स्टेट हो सकती है, सेंट्रल हो सकती है। तो आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 3 ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ओके, सेक्शन
3 के मुताबिक, जो सेक्शन 3 कौन सा मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का है, वो क्या बोलता है कि जो एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो आपकी मतलब किसकी लेबर क्लास की जो वेजेस हैं वो मिनिमम वेजेस को फिक्स कर देगी। अब ये गवर्नमेंट क्या हो सकती है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन इंक्लूड लोकल, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट स्टेट की हो सकती है, लोकल की हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है। और ये जो सेक्शन है ये क्या करता है? उस क्या बोलते हैं लेबर क्लास का मिनिमम वेज के रेट को सेट करेगा। ठीक है, अब ये जो सेट होगा, दिस सेक्शन सेट्स द रेट अकॉर्डिंग टू आवर्स, डेज, मंथ्स और एनी अदर वेज पीरियड में बी डिस्क्राइब्ड, या फिर कोई और पीरियड भी हो सकता है। आवरली बेसिस पे वेज दी जा सकती है, डेज के बेसिस पे दी जा सकती है। अभी डेज में भी जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो 8 घंटे होते हैं, या फिर बोल सकते हैं अभी कोई 24 आवर्स तो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे एटलीस्ट तो 6 से 8 घंटे आराम भी चाहिए। तो ये जो वेजेस का रेट है ये आवरली बेसिस पे भी दिया जा सकता है, डेज बेसिस पे दिया जा सकता है, मंथली बेसिस पे दिया जा सकता है, या फिर कोई अदर सिस्टम भी अपनाया जा सकता है। ओके, अभी जो रेट्स हैं ये जरूरी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। द रेट्स टू बी फिक्स नीड नॉट टू बी यूनिफॉर्म, डाइवर्स रेट कैन बी फिक्स फॉर वेरियस जोन्स और एरियाज। अभी जरूरी नहीं है कि जो रेट्स हैं जो फिक्स किए गए हैं वो एक जैसे ही हो हर एक मतलब अलग अलग स्टेट्स में, ये अलग अलग भी हो सकते हैं जिस हिसाब से काम का रिक्वायरमेंट है। अगर रिस्की है तो वहां पे डेफिनेटली जो वेजेस के रेट होंगे वो थोड़े ज्यादा होंगे, अलग अलग एरियाज के हिसाब से। डिमांड कैसी है वहां पर, तो डिमांड के हिसाब से वेजेस के रेट कम ज्यादा होते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कौन से क्राइटेरिया को यूज किया जाता है। जैसे कि हम बोल रहे थे टाइम रेट, पीस रेट, ओवर टाइम। ठीक है, तो देखते हैं टाइम रेट में क्या बारे में क्या बताया। काफी जगह जो मतलब वेजेस दी जाती हैं, यानी कि मिनिमम वेज जो ठहराई गई है वो अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ द वर्क डन बाय द लेबर, कितना काम किया गया उसके हिसाब से, मतलब 8 घंटे की ड्यूटी के हिसाब से वो आपको इतना वो मिलेगा। वैसे तो आवरली बेसिस भी होता है, टाइम आवरली बेसिस पे भी हो सकता है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मली 12 से 8 घंटे की ड्यूटी होती है लेबर्स की। ओके, नेक्स्ट इज पीस रेट। हियर द मिनिमम वेज इज फिक्स्ड बाय द टोटल नंबर ऑफ पीसेस मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्री। अब ये जो पीस रेट है मतलब एक फैक्ट्री के अंदर बनने वाला कोई भी कंपोनेंट, ठीक है, सपोज इंजीनियरिंग कंपनी है तो वहां पर बनने वाला कोई भी कंपोनेंट, सपोज एक पीस बनाया तो उसको इतनी सैलरी मिलेगी। तो ऐसे उनका टारगेट होता है कि हम नंबर ऑफ पीसेस ज्यादा बनाए ताकि नंबर ऑफ क्या बोलते हैं जो वेजेस है, मतलब जो उनको वेजेस मिले वो ज्यादा मिले। ठीक है, जैसे कि 100 रुपीज पर पीस, तो वो 10 पीस तो एटलीस्ट बनाएगा, 1000 रुपए दिन के कमा लेगा, या फिर उससे ज्यादा बन गए तो बहुत अच्छी बात है। ओवर टाइम, अब देखिए यहां पर जो ओवर टाइम होता है, हियर द मिनिमम रेट इज फिक्स्ड बाय द ओवर टाइम डन बाय द लेबर रिगार्डलेस ऑफ द टाइम और पीस रेट। यहाँ पर जो मिनिमम रेट ठहराया गया है, देखिए काफी कंपनीज में क्या होता है कि ओवर टाइम भी मिलता है। वैसे तो 12 घंटे की ड्यूटी होती है, अगर कोई चाहता है ओवर टाइम करना, ठीक है, लोग 4 4 घंटे बढ़ा लेते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी है तो 4 घंटा बढ़ा लेते हैं, अब पर आवर यानी कि उनको ओवर टाइम मिलता है। तो यहाँ पर ओवर टाइम के हिसाब से भी मिनिमम रेट बताया जाता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे टाइम और फिर पीस रेट मायने नहीं रखता। क्लियर हो गया ये? ओके, चलिए ये तो सारी चीजें हो गई हमारी, टाइम रेट, पीस रेट, ओवर टाइम रेट। ओके, अब आती है वेज कमेटी के बारे में। ठीक है, अब वेज कमेटी क्या होती है ये बारे में पढ़ेंगे। ओके, वेज कमेटी में क्या होता है कि एक मतलब एक पैनल होता है, कमेटी होती है जिसमें एम्प्लॉयर के साइड से कुछ पर्सन्स बैठते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय के साइड से भी बैठते हैं। और क्या होता है कि इसमें दोनों के हितों की रक्षा की जाती है, मतलब ये दोनों साइड से ये न्यूट्रल कमेटी होती है। तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन होने का कोई भी डर नहीं होता है एम्प्लॉय का, तो हर चीज यहाँ पर सुनी जाती है। तो एक एक करके पढ़ेंगे। वेज कमेटी शाल बी फॉर्म्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। जो वेज कमेटी है ये बनाई जाती है किसके द्वारा? गवर्नमेंट द्वारा। जो भी गवर्नमेंट, लोकल हो सकती है, सेंट्रल हो सकती है, या फिर स्टेट की हो सकती है। ठीक है, which shall consist of members from both the employer and employee side। अब इस कमेटी में क्या होगा कि दोनों साइड से यानी कि पर्सन होंगे, एम्प्लॉयर साइड की तरफ से भी और एम्प्लॉय साइड की तरफ से भी, ताकि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि काफी कंपनीज में डिस्क्रिमिनेशन नाम की यानी कि आई जाती है अगर आप कभी भी कंपनी में काम करते हैं, क्योंकि कंपनी क्या होती है, प्राइवेट सेक्टर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर तो होता नहीं है। कंपनीज में थोड़ा डर भी होता है कि भाई कहीं निकाल ना दे, तो काफी लोग दबने की वजह से नहीं बोल पाते। हाँ, जो बहुत एकदम दबंग होते हैं, वो इज वेरी वॉलाटाइल इन नेचर, तो वहाँ थोड़ा सा चल जाता है अगर आपके पास अच्छी खासी नॉलेज है। ठीक है, तो आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जब स्विच करते हैं तो आपको 10 to 30% का राइस भी मिल जाता है। ठीक है, ओके, अदरवाइज हर कोई ढूंढता है कि वो क्या बोलते हैं वो कंपनी में फिक्स रहे, अपनी पोजीशन फिक्स रखे, क्योंकि कंपनी क्या देखती है कि आप कितना टाइम रुकते हैं उस कंपनी में,
ठीक है। साथ ही साथ उसकी जो परफॉर्मेंस होती है उसी बेसिस पे उसको टाइमिंगली बोनस भी दिया जाता है। देन बहुत सारे मतलब बेनिफिट्स होते हैं जो एक कंपनी देती है, क्वार्टर्स देती है रहने के लिए, इंश्योरेंस देती है, फैमिली के लिए खुद का इंश्योरेंस, तो सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड रहती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, देयरफॉर एन इंडिपेंडेंट पर्सन विद हैविंग नो इंटरेस्ट इन द एम्प्लॉयमेंट स्कीम शैल बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द वेज कमिटी। तो अब ये देखिए, अब मेंबर्स यहाँ पर दोनों साइड से होते हैं, एम्प्लॉय साइड से भी, एम्प्लॉय साइड से भी, एम्प्लॉयर साइड से भी, एम्प्लॉय साइड से। तो एक ऐसे पर्सन को चेयरमैन बना दिया जाता है वेज कमेटी का जिसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंदर। तो डिस्क्रिमिनेशन होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और ये जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस होता है मिनिमम वेजेस एक्ट का, वो कैसे किया जाता है, सो दैट देयर इज नो स्कोप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टू द लेबर्स, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन तो होगा ही नहीं होगा। तो ये सारी चीजें मिनिमम वेजेस एक्ट में दी गई हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आप ऐसी एजुकेशनल वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज डू राइट ए कमेंट, मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वीडियोस लेके आने की। तो कल हम देखेंगे इसका पार्ट 2, क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें पार्ट कवर करने को रह गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।